हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ करंट अफेयर। तो अभी से मैंने करंट अफेयर के वीडियो लेक्चर्स बनाने स्टार्ट किए हैं जो वीकली आपको मिलेंगे और संडे को पब्लिश किए जाएंगे। रिसेंटली आपने देखा होगा कि मैं करंट अफेयर से जो आपके सब्जेक्ट के रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं वो टेलीग्राम पे पोल किया था। बहुत सारे लोगों ने गलत आंसर किया था। क्योंकि संडे को मैं कोर सब्जेक्ट के वीडियोस डालता नहीं हूँ, तो मैंने सोचा कि कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड ही क्वेश्चन को पब्लिश किया जाए। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, तो मैं आपके फेयर रिव्यू का इंतजार करूंगा। आप वीडियो के लास्ट में अपना रिव्यू जरूर बताइएगा कि लेक्चर आपको कैसा लगा। और इस वीडियो लेक्चर के लास्ट में आपको कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप ट्राई करना कि उन सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को आप करेक्ट कर पाओ, सही कर पाओ। और सही आप तभी कर पाओगे जब इस पूरे वीडियो लेक्चर को आप ध्यान से सुनोगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फॉलो मोनू एकेडमी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप मोनू एकेडमी को टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आपको सर्च करना है @मोनू एकेडमी। आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इस पे मैं डेली एमसीक्यू भी डालता हूँ। आप मोनू एकेडमी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम के आईडी को फॉलो कर सकते हैं। आप ट्विटर पे हो तो आपको सर्च करना है @मानधाता07 और सेम आईडी आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम पे। आप मुझसे यहाँ पे पर्सनली जुड़ सकते हैं। लेट स्टार्ट द लेक्चर। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इसमें मीडियम और माइल्ड कलर ब्लाइंडनेस के जो लोग हैं उनको अलाउ कर दिया गया है कि आपको डीएल इशू किया जाएगा। इससे पहले आपको पता है कि अगर आप डीएल के लिए अप्लाई कर रहे हो प्राइवेट व्हीकल के लिए, तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ता था। अगर आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ता था। अगर आपके पास कलर ब्लाइंडनेस है तो आप अनफिट कर दिए जाते थे टू होल्ड द ड्राइविंग लाइसेंस। बट अभी अगर आपके पास माइल्ड और मीडियम कलर ब्लाइंडनेस है तो सरकार ने आपको अलाउ कर दिया है। इसके लिए सरकार के पास रिक्वेस्ट आई थी और सरकार ने जो मेडिकल टीम्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनका डिस्कस करने के बाद ये अलाउ किया है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को अमेंड करना पड़ेगा सीएमवीआर को, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स को अमेंड करना पड़ेगा 1989 को। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो कौन सा रूल है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंड करेगी और माइल्ड और मीडियम कलर ब्लाइंडनेस के लोगों को अलाउ करेगी टू होल्ड द ड्राइविंग लाइसेंस। जो सेकंड पॉइंट है दैट इज टॉक अबाउट द कोविड-19 ट्रीटमेंट। तो कोविड-19 ट्रीटमेंट के लिए कुछ जो ड्रग्स हैं जिनको अप्रूवल दिया गया है इंडिया में, ये काफी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसके बाद जो भी आपको एग्जाम्स होंगे वहां पे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो भी ड्रग्स हैं इनका जो नाम है वो आपको ध्यान रखना है। पहला है फेबिफ्लू, ध्यान रखना है आपको। सिप्रेमी, ये भी ध्यान रखना है आपको। और क्वेबिफोर, इन तीनों ड्रग्स का नाम आपको ध्यान रखना है। बेसिकली इनको मैन्युफैक्चर कौन कर रहे हैं, इन कंपनियों का भी नाम आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बेसिकली इस ड्रग्स को कौन सी कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है। तो जेनमार्क्स एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है मुंबई बेस्ड जो बना रही है फेबिफ्लू को। फेबिफ्लू बेसिकली एक एंटीवायरल ड्रग्स का कंपोजिशन है जो है फेविपिरामीर। तो फेविपिरामीर को फेबिफ्लू के ब्रांड नेम से इंडिया में बेचा जाएगा। इससे पहले फेविपिरामीर जो है इसको जापान में, रसिया में कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए ऑलरेडी यूज किया जा चुका है। बेसिकली आपको ये ध्यान देना है यहाँ पे कि ये जो ड्रग्स हैं ये एक तरह का क्योर नहीं है। ये मतलब इससे कोविड-19 का इलाज नहीं होगा, ये केवल रिकवरी रेट को बूस्ट करते हैं। अगर कोई पेशेंट है, सपोज करिए 20 डेज में रिकवर करेगा कोविड-19 से, तो उसको अगर ये ड्रग्स दिए जाते हैं तो वो 10 डेज, 9 डेज, 8 डेज में रिकवर कर लेगा। तो बेसिकली ये रिकवरी रेट को इम्प्रूव करते हैं, ना कि ये ड्रग्स हैं क्योर हो गए मतलब अब दवा बन गई। ऐसा कुछ नहीं है कि कोविड-19 की दवा बन गई, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसका प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर के हिसाब से ही लेना है। डॉक्टर अगर आपको प्रिस्क्राइब करता है तभी लेना है, अपने मर्जी से नहीं लेना है। नेक्स्ट जो आपका है, सिप्ला कंपनी ने बनाया है, सिप्ला फार्मास्यूटिकल ने बेसिकली सेप्रेमी नाम से बनाया है इसको, ये ब्रांड नेम है। और इसमें जो एंटीवायरल ड्रग्स है दैट इज रेमडेसिविर। रेमडेसिविर एक ड्रग्स है बहुत ही कंट्रोवर्शियल। इससे पहले इसको हेपेटाइटिस सी के लिए बनाया गया था और इसका क्लिनिकल ट्रायल फेल हो गया था। उसके बाद इसको इबोला के लिए टेस्ट किया गया, वहां भी इसका क्लिनिकल ट्रायल फेल हो गया। इसका फर्स्ट और सेकेंड क्लिनिकल ट्रायल जो हुआ था कोविड-19 के लिए वो भी फेल हो गया था। तो मतलब ये एक तरह का एंटी वायरल ड्रग्स है जो बहुत सारे वायरल चीजों पे यूज किया जाता है। तो अभी रिसेंटली यूएसए ने इसको अलाउ किया है कि जो सीवियर पेशेंट हैं उनके यहाँ कोविड-19 के, उनको ये दिया जाएगा। और देखा गया कि थोड़ा रिकवरी रेट को ये बूस्ट करता है। तो 31-32% तक रिकवरी रेट को ये बढ़ा देता है कि जो पेशेंट है जल्दी रिकवर कर लेगा, ताकि उनके जो वेंटिलेटर्स हैं वो खाली हो पाएंगे जल्दी और दूसरे पेशेंट के लिए यूज किया जाएगा। जैसे इसको अप्रूवल मिला यूएसए में, उसके बाद सिंगापुर, इंडिया और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने इसको अप्रूव कर दिया एज अ कोविड-19 ट्रीटमेंट। बट जस्ट रिमेंबर दैट कि ये सारी जो ड्रग्स का डिस्कशन हम यहाँ पे कर रहे हैं ये एक तरह का क्योर नहीं है, बस इससे जो रिकवरी रेट है उसी को इम्प्रूव किया जा सकता है।
यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, ये भी आपसे पूछा जाता है कि जो रेमडेसिविर है उसको मैन्युफैक्चर कौन सी कंपनी करती है, तो गिलेड साइंस लैबोरेटरीज है यूएसए की जो बेसिकली इस ड्रग्स को बनाती है, और सिप्ला और हेटेरियो ने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है इसके सप्लाई के लिए। और यहाँ पे बेसिकली जिन ड्रग्स को हम डिस्कस कर रहे थे उन ड्रग्स के बारे में थोड़ी सी और डिटेल दी गई है जिसको ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज ई ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप। ई ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप उन पेशेंट को हेल्प करता है जो कि क्रूशियल स्टेज में है कोविड-19 के वजह से। बेसिकली होता क्या है, आपको ब्लड चाहिए तो यहाँ पे इस ऐप पे आपको रजिस्टर्ड करना है, तो यहाँ पे आपको लोकेशन, आपको किस ब्लड की रिक्वायरमेंट है, कितनी यूनिट की रिक्वायरमेंट है, ये सारी डिटेल गवर्नमेंट के पास चली जाएगी और यहाँ पे आपको ब्लड के रिलेटेड हेल्प मिलेगी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी से, IRCS से। तो बेसिकली हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है जो, और IRCS का एक ज्वाइंट वेंचर है ये, और इसको डेवलप किया है, ये जो ऐप है इसको डेवलप किया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आपको कुछ भी पूछा जा सकता है कि इस ऐप को डेवलप किसने किया है, किसके कोलैबोरेशन में इसको डेवलप किया गया है, मतलब आपको इंडिया रेड क्रॉस सोसाइटी इनका नाम भी याद रखना है, और इस ऐप को लॉन्च किसने किया, तो ये मिनिस्टर साहब हैं, इनका भी नाम आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्योंकि हम कोविड-19 से रिलेटेड इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट की एक और इनिशिएटिव है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, इससे रिलेटेड भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो है युक्ति 2.0। तो ये युक्ति 2.0 इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे पहले युक्ति को लॉन्च किया गया था 11 अप्रैल 2020 को। बेसिकली ये युक्ति है क्या, इसका फुल फॉर्म अगर आप देखो तो यंग इंडिया कंबैटिंग कोविड-19 विथ नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो बेसिकली हम एक तरह का कॉम्प्रिहेंसिव और होलिस्टिक मैकेनिज्म डेवलप करना चाहते हैं थ्रू द टेक्नोलॉजी, ताकि हम जो कोविड-19 है उससे फाइट कर पाएं। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है, और इसको जो लॉन्च किया, जो मिनिस्टर हैं उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, दैट इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट रमेश पोखरियाल। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है दैट इज RBI डायरेक्ट बैंक NBFC एंड डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म टू डिस्क्लोज द फुल इंफॉर्मेशन। इनका मतलब क्या है कि जो हमारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई भी डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि लोन प्रोवाइड कराते हैं डिजिटली, या फिर जो बैंक्स हैं, उनके RBI के पास एक कंप्लेन आई थी कि ये लोग रिकवरी के लिए फोर्स कर रहे हैं, और दूसरी बात कि इनका जो इंटरेस्ट रेट है ये वेरी करके वसूल रहे हैं कस्टमर से। तो यहाँ पे एक डायरेक्शन आया RBI के थ्रू कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो जितना भी आपकी इंफॉर्मेशन है आप उसको अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डिस्क्लोज करोगे ताकि कस्टमर को पता चल पाए कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है, आपके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं लोन देने के वो सारी चीजें क्या है, और जो भी ग्रीवेंसेज हैं इसके रिलेटेड, जो भी कस्टमर के ग्रीवेंसेज हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए आप मैकेनिज्म भी डेवलप करोगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान। तो इस अभियान के बारे में आपको जानना चाहिए, और इससे रिलेटेड कुछ और एक्स्ट्रा चीजें भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसको भी आप ध्यान रखना। तो बेसिकली ये जो अभियान है ये लॉन्च किया गया है टू टेक केयर ऑफ द सीनियर सिटीजन। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनके कहने पे नीति आयोग ने विद कोलैबोरेशन ऑफ पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलके इस अभियान को लॉन्च किया है। और ये जो अभियान है जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनके मेडिसिन, उनके राशन, उनके वर्क से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगी उनका टेक केयर करेंगे। आपको पता है कि जो कोविड का प्रॉब्लम है वो सीनियर सिटीजन में थोड़ा ज्यादा है, उनको पहले से कुछ प्रॉब्लम होता है और कोरोना होने के बाद उनके बचने की प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम होती है, तो उसी को ध्यान में रख के इसको लॉन्च किया गया है। अब आपको यहाँ पे नीति आयोग से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इसके बाद नीति आयोग भी न्यूज में है। तो नीति आयोग बेसिकली होता क्या है, नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बेसिकली यहाँ पे कुछ थिंक टैंक लोग होते हैं जो हमारे गवर्नमेंट को डायरेक्शन या फिर पॉलिसी इनपुट देते हैं कि किसी प्रॉपर चीज पे गवर्नमेंट को क्या डिसीजन लेना चाहिए, किस तरीके से इसमें आगे बढ़ना चाहिए, हेल्प करते हैं पॉलिसी मेकिंग के लिए। इसको फ्रेम्ड किया गया था 1 जनवरी 2015 को, और इसकी एक गवर्निंग काउंसिल होती है, नीति आयोग की एक गवर्निंग काउंसिल होती है जिसके चेयरमैन खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और वहां पे मेंबर्स जो होते हैं आपके चीफ मिनिस्टर होते हैं हर स्टेट के, और जो यूनियन टेरिटरी हैं उनके गवर्नर होते हैं, कुछ परमानेंट मेंबर भी होते हैं जिनको इलेक्ट किया जाता है। और जो पिरामल फाउंडेशन है ये बेसिकली बहुत सारे सेक्टर्स में ये काम करते हैं, जैसे हेल्थ केयर, वुमन एम्पावरमेंट, एजुकेशन एम्पावरमेंट। बेसिकली एक मुंबई बेस्ड फाउंडेशन है, ये इन सारे सेक्टर्स में ये काम करते हैं, तो ये भी इनके इस इनिशिएटिव में साथ हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है कि इस बार का जो फीफा वुमेन वर्ल्ड कप है उसको होस्ट कौन कर रहा है,
तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसको ज्वाइंटली होस्ट कर रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको स्पोर्ट से रिलेटेड। अगर हम स्पोर्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फीफा 2020 वर्ल्ड कप की भी बात कर लेते हैं। इसको होस्ट कंट्री है कतर। कतर फर्स्ट वेस्टर्न एशियन कंट्री है जिसको ये होस्ट करने के लिए मिला है फीफा का वर्ल्ड कप। इससे पहले कोई भी वेस्टर्न एशियन कंट्री ने फीफा को होस्ट नहीं किया था, तो इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज अबाउट द रोहिणी कमीशन। रोहिणी कमीशन को अभी एक्सटेंड कर दिया गया है कि इनकी रिपोर्ट जो सबमिट कर होने वाली थी वो नहीं हो पाई है, तो इसको 6 मंथ का एक्सटेंशन मिल गया है टिल जनवरी 2021 तक। अब ये रोहिणी कमीशन है क्या, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्होंने एक्सटेंशन क्यों लिया, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली रोहिणी कमीशन सोशल जस्टिस पे ये वर्क कर रहे हैं। जो अदर बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन है, ओबीसी का जो रिजर्वेशन है, गवर्नमेंट ऐसी मानती है कि जो वहां पे सब कैटेगराइजेशन है उसमें कुछ कैटेगरी ऐसी है जो मार्जिनलाइज कैटेगरी है और उसको ओबीसी के रिजर्वेशन का फायदा नहीं हो पा रहा है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में पोस्ट से रिलेटेड हो या फिर सरकारी जो कॉलेजेस हैं उनको एडमिशन से रिलेटेड हो, तो उनको फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो बेसिकली रोहिणी कमीशन बनाया गया कि किस तरीके से उनको ये फायदा पहुंचाया जा सकता है। बेसिकली अगर आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, इससे पहले जैसे कि क्रीमी लेयर की कैटेगरी लाया गया था, तो कुछ ऐसे ही बात की जाएगी आगे कि किस तरीके से जो मार्जिनलाइज ग्रुप है ओबीसी में उसको कैसे ऊपर लाया जाए, उनको कैसे फायदा पहुंचाया जाए। तो इससे पहले इस कमीशन को रिपोर्ट सबमिट करनी थी 2018 में, बट ये रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाए। इनको कंटिन्यूअस एक्सटेंड किया जा रहा है और यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि ये इनका 9th नंबर का एक्सटेंशन है, कंटिन्यूअस इनको एक्सटेंशन मिल रहा है बिकॉज ये सोशल जस्टिस पे वर्क कर रहे हैं। ओबीसी ऑलरेडी एक हमारे देश में कास्ट जो है एक कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर है और बहुत सारे ऑब्स्टिकल आते हैं। जैसा कि हमने इसका ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया, वही ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। और अगर इनकी हम थोड़ा सा बैकग्राउंड का डिस्कशन करें तो इनको कंस्टिट्यूट किया गया था जो हमारे रिटायर्ड जस्टिस हैं रोहिणी, बेसिकली ये दिल्ली हाई कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस है, उनके अंडर में इसको कंस्टिट्यूट किया गया था। ये इसके चेयरमैन है, आप ध्यान रखना। इसमें अदर 3 मेंबर हैं। पहले जो मेंबर हैं दैट इज डायरेक्टर ऑफ सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज, यहाँ पे इनका नाम मेंशन है डॉक्टर जेके बजाज, तो जेके बजाज इसके मेंबर हैं। जो दूसरे मेंबर हैं, दूसरे और तीसरे, इनका आपको ध्यान रखना है। ये जो मेंबर हैं वहां पे लिखा हुआ है एक्स ऑफिसियो। एक्स ऑफिसियो मतलब कि यहाँ पे जो मेंबर हैं ऐसा नहीं है कि जो एक बार बन गए वही रहेंगे। अगर इस ऑफिस को कोई और होल्ड करता है तो वो ऑटोमेटिकली इसका मेंबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हैं डायरेक्टर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, तो इनके जो भी डायरेक्टर होंगे, जिस टाइम पे जो डायरेक्टर होंगे, जब तक ये कमीशन चलेगा, तो जो आदमी इसका डायरेक्टर बनेगा वो ऑटोमेटिकली इसका मेंबर बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पे मेंशन्ड है एक्स ऑफिशियो मेंबर। उसी तरीके से रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी एक एक्स ऑफिशियो मेंबर है, मतलब जो भी इसके रजिस्ट्रार बनेंगे वो ऑटोमेटिकली इस कमीशन के मेंबर बन जाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका बैकग्राउंड के बारे में डिस्कशन करें तो इसको फ्रेम किया गया था 2 अक्टूबर 2017 को आर्टिकल 340 के अंदर। तो ये सारी चीजें तो आपसे नहीं पूछी जाएंगी, अगर बहुत आप ग्रेड 1 के एग्जाम्स दे रहे हो तब ये सारी चीजें डीप में पूछी जाती हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि इनके चेयरमैन कौन है, इनको कौन सा एक्सटेंशन मिला है, कब तक का एक्सटेंशन मिला है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। और ये फंक्शन में है, कब से ये फंक्शन कर रहे हैं, 11 अक्टूबर 2017 से ये कंटिन्यूअसली फंक्शन में है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2020। तो इंटरनेशनल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 21 जून को, हम सभी को पता होगा। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस बार का थीम क्या था। जहाँ पे भी जो इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना होता है, अगर वहाँ पे कुछ थीम दिया गया है उसको सेलिब्रेट करने का, तो वो थीम से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे थीम था योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली। क्यों था ऐसा, क्योंकि कोविड-19 है, बाहर जा नहीं सकते, इसलिए इसको थीम बनाया गया। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इसका रिकमेंडेशन कौन किया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में 2014 में उन्होंने ये रिकमेंडेशन रखा था कि जो योगा है उसका 31 को इंटरनेशनल योगा दिवस की तरह मनाया जाए। क्यों मनाया जाए, क्योंकि जो 31 होता है वो लॉन्गेस्ट डे होता है इन नॉर्थर्न रीजन, इसलिए उन्होंने इसको रिकमेंड किया था। एंड ऑन दिसंबर 2014 को जो हमारी यूएन की जनरल असेंबली है उसने
21 जून को प्रोक्लेम कर दिया कि ये एज ए योगा डे, मतलब इंटरनेशनल योगा डे, इसको हम सेलिब्रेट करेंगे। आप रेजोल्यूशन का नंबर भी दे सकते हो, बट ये सब एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाता है। और चूंकि हम इंटरनेशनल डे की बात कर ही रहे हैं, तो कुछ और इंटरनेशनल डे यहाँ पे सेलिब्रेट किए गए हैं, तो उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। ओलंपिक डे सेलिब्रेट किया गया है, इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखना। फर्स्ट टाइम इसको सेलिब्रेट किया गया था 23 जून 1894 को, तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस कब सेलिब्रेट किया जा सकता है, अगर आप याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट जो इंटरनेशनल विडो डे भी सेलिब्रेट किया गया था 23 जून को। आपको पता है कि ये वर्ल्ड वाइड जो विडोज होती हैं उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, चाहे उनके डेली नीड की चीज़ें हों, चाहे उनके राइट्स की बात हो, चाहे उनके डिग्निटी की बात हो, ये समाज उनको एक्सेप्ट करता नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो उनको अवेयर करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए लुम्बा फाउंडेशन ने इसकी शुरुआत की थी। विडोज इंटरनेशनल डे की शुरुआत की थी लुम्बा फाउंडेशन ने, और फर्स्ट टाइम इसको सेलिब्रेट किया गया था 2005 में। उसके बाद इसको इंटरनेशनल एज ए इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाने लगा सिंस 2011। तो 23 जून को 2 इंटरनेशनल डेज आते हैं, इसको सेलिब्रेट किया जाता है, आप दोनों को ध्यान रखना। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, थोड़ी कम है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च द गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ये क्यों लॉन्च किया गया, पहले इसको डिस्कस करते हैं। आपको पता है अभी कोविड-19 के प्रॉब्लम की वजह से जो मेट्रो सिटीज हैं वहां से जो माइग्रेंट क्लास है, मतलब लेबर माइग्रेंट क्लास है, वो रूरल एरिया में गए हैं। और बेसिकली कौन से स्टेट में गए हैं, वो यूपी में, एमपी में, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा और झारखंड। तो बेसिकली इस योजना के अंदर में इन्हीं 6 स्टेट्स को कवर किया गया है। इन 6 स्टेट को 116 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनको कवर किया गया है। यहाँ पे बात की गई है कि जो भी माइग्रेंट्स लेबर गए हैं, अब उनके पास रोजगार है नहीं, तो उनको खाने पीने की प्रॉब्लम होगी, इसलिए उनको 125 डेज का रोजगार दिया जाएगा। और इसके लिए जो आवंटित किया गया है, पैसा जो दिया गया है, दैट इज 50,000 करोड़ रुपीज। इसको जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने फ्लैग ऑफ किया। बिहार का एक गांव है, बेसिकली जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से स्टेट में, किस किस स्टेट को यहाँ पे कंसिडर किया गया है। तो ये 6 स्टेट हैं, ये ध्यान रखोगे आप। कितने डिस्ट्रिक्ट को ये कवर करता है ये भी ध्यान रखोगे, और कितने दिन के एम्प्लॉयमेंट की ये गारंटी देता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखोगे कि ये 125 डेज के एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देता है। तो यहाँ पे वही सारी बातें हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, बिहार के 32 डिस्ट्रिक्ट, यूपी के 31, इस तरीके से। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ध्यान नहीं रखना है। यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे बेसिकली एम्प्लॉयमेंट की बात की जाएगी, तो ये सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, that is China announced that it has decided to join the United Nation Armed Trade Treaty। अब ये आर्म्ड ट्रेड ट्रीटी होती क्या है, बेसिकली ये मॉनिटर करते हैं जो हमारे कन्वेंशनल आर्म्ड है उसके सेल को ये मॉनिटर करते हैं, कौन सा देश बेच रहा है, कितना बेच रहा है। तो जो भी इसके मेंबर कंट्री हैं उनसे कहा जाता है कि आप उसका एक डाटा रखो। बेसिकली जो हमारे यूएनजीए है, यूएनजीए मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया था, इस ट्रीटी को अडॉप्ट किया था 2 अप्रैल 2013 को। बहुत सारे कंट्री ने इस ट्रीटी को साइन किया बट रेक्टिफाई नहीं किया, बहुत सारे कंट्री ने इसको रेक्टिफाई भी किया। इंडिया ने इसको साइन नहीं किया था, इससे पहले चाइना ने भी इसको साइन नहीं किया था। तो आपके मन में सवाल आएगा कि अचानक चाइना इसको क्यों साइन किया। तो आपको पता है कि चाइना जहां से यूएस बैक स्टेप लेता है, चाइना वहां पे अंदर आता है। तो बेसिकली इस ट्रीटी से विड्रॉल कर लिया था यूएस ने 2019 में, उन्होंने अनाउंस किया था कि बेसिकली उस ट्रीटी को विड्रॉल करेंगे। जैसे ही इन्होंने विड्रॉल करने का अनाउंसमेंट किया, चाइना ने यहाँ पे मीटिंग करनी शुरू कर दी कि वो इस ट्रीटी को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि चाइना ये शो ऑफ करना चाहता है कि वो एक ग्लोबल पावर बनने के रूट पे हैं। तो आपने देखा होगा कि जब WHO की जो फंडिंग है, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कट करने की बात की, तो यहाँ पे चाइना ने उनको एडिशनल फंडिंग देने की बात की। ये 1-2 एग्जाम्पल हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि जहाँ पे यूएस बैक स्टेप लेता है, चाइना फॉरवर्ड आता है और ये बताता है कि अब हम ग्लोबल पावर हैं, हम यहाँ पे हेल्प करेंगे। तो बेसिकली ये जो ट्रीटी है, इसको जब यूएस ने छोड़ने की बात की तो चाइना ने इसको ज्वाइन करने की बात की। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एज ए नॉलेज आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, दैट इज रिलेटेड टू द साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस। इंडियन नेवी इंडक्टेड इंडिजिनस डेवलप मारिच। मारिच बेसिकली है क्या, दिस इज द एडवांस
टारपेडो डिफेंस सिस्टम। अब ये टारपेडो क्या होता है? अगर टारपेडो को बहुत ही सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो इसको आप कह सकते हो वाटर मिसाइल, मतलब पानी में चलने वाली मिसाइल। बेसिकली इसको हम सबमरीन से लॉन्च करते हैं, इसको हम सरफेस से भी लॉन्च कर सकते हैं। बेसिकली ये हिट करने के लिए होता है कि कोई शिप को हिट करना है, किसी सबमरीन को हिट करना है, तो हम टारपेडो का बेसिकली यूज करते हैं। तो यहाँ पे इंडिया ने एक डेवलप किया है टारपेडो डिफेंस सिस्टम, कि अगर इस आपके पास ये डिफेंस सिस्टम है और आपके मिसाइल के ऊपर या आपके बोट के ऊपर या आपके एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर कोई टारपेडो लॉन्च करता है तो आप उसको एलोकेट कर लोगे, डिटेक्ट कर लोगे और उसको डिस्ट्रॉय कर दोगे। तो इसको अब इंडियन नेवी ने इंडक्ट कर लिया है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी डिजाइन और डेवलपमेंट में कौन कौन सी कंपनी इन्वॉल्व थी। तो सबसे पहले आता है नाम डीआरडीओ का, उसके बाद नवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैबोरेटरी, नवल फिजिकल एंड ओशियनग्राफिक लैबोरेटरी, इन सभी ने मिलके इसको डेवलप किया है। और इसका प्रोडक्शन का काम किसके पास है? इसके प्रोडक्शन का काम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप जो पूरी थियरी है इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक टारपेडो है, बेसिकली इसको सबमरीन से लॉन्च किया जा रहा है। तो किसी को हिट करने के लिए, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया, आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है, आपकी सबमरीन है, आपकी शिप है, उसको हिट करने के लिए इसको लॉन्च किया जाएगा। तो हमारे पास जो ATDS है ये क्या करेगा? बेसिकली इसको डिटेक्ट और एलोकेट कर लेगा और इसको रास्ते में ही डिस्ट्रॉय कर देगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो चीजें हमने डिस्कस किया है उसके बेसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। तो आपको स्टिक नहीं होना है इन्हीं क्वेश्चन पे, आपको थियरी जो भी हमने डिस्कस किया वो आपके माइंड में होनी चाहिए। किसी भी टाइप का क्वेश्चंस बनाया जा सकता है, ये मैंने बनाए हैं, किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपके माइंड में थियरी है तो आप इजीली आंसर कर पाओगे। वीडियो को पॉज करिए और इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करिएगा। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन के आंसर आप करेक्टली कर पाओगे। यहाँ पे मैं आंसर ऐड करना भूल गया हूँ, बट डेफिनेटली आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए हो तो टेलीग्राम पे मैं इसकी PDF शेयर कर दूंगा, वहाँ पे आपको आंसर इसका मिल जाएगा। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। लेक्चर्स पसंद आए होंगे तो औरों के साथ शेयर करिएगा और रिव्यू करके जरूर बताइएगा। चूंकि ये फर्स्ट लेक्चर है तो आई एम वेटिंग फॉर योर रिव्यू कि आपको लेक्चर कैसा लगा।